अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मरीम नवाज़ की पेशी नैब लाहौर के बाहर का इलाका रेड जोन करार। मरीम नवाज़ की पेशी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी शिरकत करेगी। PDM इत्तेहाद, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वार्न किया है अपोजिशन को। और कारकुनों के मुमकिन मुजाहरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं अवाम के गैज़ व गज़ब से सिलेक्टेड को इदारे भी नहीं बचा सकते। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने कल तमाशा बनाया तो ख़ुद इस तमाशे की ज़िम्मेदार होगी। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि मरीम की पेशी के मौका पर नुकसान और अमन अमान का जो ख़तरा है उसकी ज़िम्मेदार मरीम नवाज़ होंगी। और हमने पहले ही इनको बता दिया है कि हमें थ्रेट्स हैं और इन थ्रेट्स को हुकूमत कंट्रोल करेगी, इस पे काबू पाएगी, लेकिन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा अपोजिशन को भी। शिबली फराज कह रहे हैं कि कानून को परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी यकसा सलूक करना चाहिए जिस तरह बाकी इदारों के साथ कानून के इदारों ने किया है। और दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, सी साइड की बात करें, ग्वादर की बात करें, तो बिल इकॉनमी और हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या होनी चाहिए, फ़िशरीज़ के मसाइल और उनका हल क्या है। ख़ास तौर पे ग्वादर पोर्ट की अहमियत और अफादियत बहुत ज़्यादा है। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ समंदर लगता है वहाँ पे फ़िशरीज़ के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये इतना बड़ा अच्छा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। इकॉनमी के हवाले से जो वसाइल हैं उनको उजागर किया जा सकता है, लेकिन इन वसाइल को बरसर कार लाने के लिए क्या हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हुकूमत की कोई तरजीहात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार कामरान लासी साहब। आप चेयरमैन हैं बलूचिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी के, फिशरमैन सोसाइटी के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कामरान साहब, अगर हम बात करें ओवरऑल, चूँकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू इकॉनमी का है। पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत पीछे है। उस इकॉनमी में फ़िशरीज़ का बहुत बड़ा एक किरदार हो सकता है, डीप सी का बड़ा किरदार है और सी साइड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों हमारी हुकूमत, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या प्रीवियस हुकूमतें हों, वो इस अहम इशू को नज़रअंदाज कर देती हैं? देखें, जहाँ तक ब्लू इकॉनमी का आप जो बता रहे हैं, यकीनन हर मुल्क में जहाँ समंदर लगता है वहाँ इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये आप हमारी बदकिस्मती कहें या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को हम मतलब अपने सिस्टम के हिसाब से अगर चले तो हम इसको जो है वो नहीं कर पा रहे उस तरह जो चीज़ होनी चाहिए। इसकी वजह जो मैं समझता हूँ, जी जी। एक सिस्टम में रहते हुए जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे मसाइल का सामना है, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान की कोस्टल एरिया की, समंदर की, वो समंदर से बहुत दूर बैठे हुए हैं। सही। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का सही नहीं पता इतना। और जिनको उस पॉलिसीज़ में डालना चाहिए या इन्वॉल्व होना चाहिए वो उस तरह उनको ना पूछा जाता है ना डाला जाता है। ठीक है। चूँकि आपको पता होगा कि बीच में डीप सी पॉलिसी पे बड़ा शोर उठा था, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। तो उसमें शोर उठाने वालों में से हम भी थे। तो उस पे उन्होंने एक कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उस पे फिर सूबों से नुमाइंदे लिए। लेकिन उस कमेटी का अभी तक जो है वो, इसको मेरे ख्याल से कोई 1 साल हो गया इस बात ठीक को, है। 1.5 साल। अभी तक उस कमेटी के मीटिंग के मिनट्स हमें नहीं मिले। नहीं मिले। ठीक जी है। हाँ। तो ये ठीक। सीरियसनेस का मैं आपको बता सीरियसनेस रहा हूँ सही है, का। सीरियस जी नहीं है हुकूमत। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और क्यों चाहे मौजूदा हुकूमत हो या हमारी प्रीवियस हुकूमतें हों, वो इन इश्यूज़ को क्यों नहीं समझते, आवाम की तरजीहात को क्यों नहीं समझते। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया राजा सरफराज साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मरीम नवाज़ साहिबा की कल पेशी है और उस हवाले से हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ख़तरा है तसादुम का, और दूसरी तरफ उन्होंने रेड जोन करार दिया है उस पूरे एरिए को। किस तरह देखते हैं कल आपके कारकुनान, क्या कितनी तादाद में होंगे, और आपको लगता है कि एहतसाब हो रहा है और इन एहतसाब के नाम पे इंतकाम नहीं हो रहा?
राजा सरफराज साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हम कोशिश करेंगे राजा साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके। अब बात कर रहे थे लासी साहब के फिशरीज का जो मसला है, चूँकि संजीदा नहीं लिया जाता, पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। ब्लू इकॉनमी के वाले से कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम भी किया था। ये पूरा एरिया कोस्टल हाईवे हमारा जितना भी लगता है, गवादर डीप सी दुनिया का, और बड़ी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। और साथ साथ जब हम फिशरीज़ की बात करते हैं, गवादर की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो उसकी अहमियत भी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें राजा सरफराज साहब से हमारा रब्ता हो गया है। राजा साहब, मेरा सवाल था आपसे कि आपको लगता है कल जब पेशी हो रही है मरीम नवाज साहिबा की, और आपके कारकुनान भी हो गए, तसादुम का ख़तरा है, इस वाले से आपने कोई हिकमत अमली बनाई? चूँकि हुकूमत तो तैयार है, उसने पूरे एरिए को रेड जोन करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, मेरा ख्याल है कि किसी किस्म के तसादुम का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है, नैब ने और हुकूमत ने तो डर के पूरे नैब के सामने में कंटेनर लगा के उसे रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम बड़े पुरअमन तरीके से जाएंगे कि अपने कायद के साथ, और इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने लिमिट्स मुकर्रर की हुई हैं वहाँ तक हम जाएंगे, और उसके बाद मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा खुद नैब में पेश होंगी। मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का तसादुम होगा। हाँ, अगर कोई हुकूमत ने कोई इस किस्म के हालात पैदा किए तो फिर कारकुन जज्बाती होते हैं अपने लीडर के लिए, तो उस वक्त तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए दोनों तरफ से इस तरह की कोई एक्टिविटी होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फैसला किया गया है, उनकी क़यादत भी आपके मरीम नवाज साहिबा को ज्वाइन करेगी, उनके साथ होगी। इस पे आपको लगता है कि जो तलखियाँ थीं वो कम हुई हैं, और आप वापस PDM अपने जो एजेंडे की तरफ बढ़ने में कामयाब होगी? बेसिकली जी, मैं समझता हूँ कि कुछ तलखियाँ पहले से कम हुई हैं। दोनों तरफ की लीडरशिप है, उसने कुछ थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा किया है। एक्चुअली दरमियान में कुछ लोग होते हैं जिसमें इतना इतना बड़ा इशू नहीं था जिसे इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया। ठीक। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पॉलिसी से और फैसलों से अंदाजा हो जाएगा कि पार्टियों में कुछ दूरियां पैदा हुई हैं या दोबारा ये करीब आ चुके हैं। ठीक। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मरियम की अदालत में पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। क्यों ऐसा लगता है वज़ीर आज़म साहब को कि शायद आपकी तरफ से या हुकूमत को, इंतज़ामिया को ये वाइब्स आ रही हैं कि आपकी तरफ से कुछ तसादुम का या इस तरह का की रिपोर्ट्स आ रही हैं? तो क्या आप पहले भी कह चुके हैं कि आप तो तसादुम नहीं चाहते हुकूमत, लेकिन हुकूमत तो आपको पावर कर रही है। आप इसके बैकग्राउंड में जाए ना कि आप ये देखें कि हुकूमत खामखा मरीम नवाज से खौफजदा है, क्योंकि खुद वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, परफॉर्म नहीं कर सकी, और एक मरीम नवाज तो इतने खौफजदा है कि 22 करोड़ की आवाम में से वो सिर्फ एक बार उन्हें मरीम नवाज नजर आती है, जिसपे कोई केस ना बने। आप देखिए कि नैब ने एप्लीकेशन क्या दी थी, जिनकी डेट किन ग्राउंड पे कैंसिल की जाए कि इदारों के खिलाफ बातें कर रही, उनके पास और कोई ग्राउंड नहीं थे। तो ये वो सब उनका खौफ है जिसकी वजह से ना वो ये बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को तसादुम की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझता ना ये हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि हम तसादुम के रास्ते इख्तियार। ठीक, बहुत शुक्रिया राजा सरफराज साहब, आप लाहौर से आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। राजा साहब जो बात कर रहे थे, लासी साहब, अब पॉलिटिकली तो ज़ाहिर है आपकी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है जो अब PDM का जो एक बयानिया था, और आपको लगता है कि वाकई PDM जो है वो अवामी इश्यूज़ पे सियासत कर रही है, अवाम को का एहसास है उनको, महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या PDM भी सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ये जंग लड़ रही है? देखें, PDM में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो मौलाना साहब हैं, जितने भी लोग हैं, बलूचिस्तान से अगर मैं देख लूँ तो सरदार अख्तर साहब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इक़्तिदार में रह चुके हैं, और इन्होंने अपने दौर में भी यही, बल्कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बैड गवर्नेंस का मुजाहरा किया है। ठीक। जो इस वक्त की गवर्नमेंट इनके मुकाबले बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सही। मैं बलूचिस्तान के मामलात को अगर देखूं तो मरियम साहिबा कोयटा आई थी, उन्होंने बड़ा वहाँ कहा था कि हम बलूचों के साथ हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट में थे तो मैं मियाँ नवाज शरीफ, मैं ख़ुद नून लीग में था, और मैं
नून लीग में हमने बलूचिस्तान से काफ़ी बड़ी तादाद में हमने शिरकत की थी, उस वक्त नून लीग के साथ हमने ज्वाइन किया था। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की पॉलिसियाँ और चीज़ें देख के मैं पर्सनली मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है वो कौम परस्त कहता हूँ। सरदार अख्तर मैंगल को अगर लोग बलूच कौम परस्त कहते हैं तो मैं मियाँ नवाज़ शरीफ को पंजाबी कौम परस्त कहता हूँ। अच्छा। और आसिफ जरदारी को मैं सिंधी कौम परस्त कहता हूँ। वजह? आप अगर इनकी गवर्नमेंट के जो इनके दौर है, सही, उनकी अगर पॉलिसियाँ आप उठाएं, इवन आप सी पैक उठा लें, सी पैक इन्होंने ग्वादर से शुरू किया था। सही, सी पैक ग्वादर से शुरू होता है और चाइना पे इन्होंने, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप मियाँ साहब के दौर में सी पैक की जो पॉलिसियाँ बनी हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स बने हैं, सही, आप मुझे ये बता दें कि सी पैक का प्रोजेक्ट ग्वादर से लेके लसबेला या बलूचिस्तान के दूसरे और जितने भी इलाके हैं, कोई मुझे बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक का बता दें। सिर्फ एक प्रोजेक्ट बड़ा है ग्वादर पोर्ट, जो इनकी मजबूरी है। सही, एक रोड इन्होंने वहाँ से निकाला है, जो इनकी मजबूरी है। सही। बाकी सी पैक की जितनी भी जो भी डील हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी पंजाब में आपको नज़र आएंगी, थोड़ा बहुत सिंध में नज़र आएंगी, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो मियाँ नवाज शरीफ ने जितना नुकसान दिया है एक पाकिस्तानी कौमियत को, एक पाकिस्तानी को जितना नुकसान दिया, उन्होंने अपने वोट बैंक पंजाब में तो मजबूत कर लिया, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ा नुकसान दिया। अच्छा, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, खास तौर पर फिशरीज की बात करें, ये पूरी यूँ समझ लें कराची का जो साहिल है, ये साइड है, चूँकि ये लीड करती है बलूचिस्तान तक। इश्यूज़ क्या है बुनियादी, और क्यों इन इश्यूज़ को दुनिया भर में, आपको याद होगा फिशरीज़ पे की जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी उस पर पाबंदी लग गई थी, फिर 2013 में वो पाबंदी हटी। वजह ये थी कि पैकिंग में या हमारे जो माहीगीर हैं उनके पास वो जदीद सहूलियात नहीं होती थी, हाइजीनिक नहीं है, तो ये वो इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे थे। तो ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो एक फ़िशरमैन को जिनका सामना है। ज़रा गुर्बत है, वो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, तो उनके पास जदीद बोट्स कहाँ से आएंगी? तो क्या इस पे कोई काम हो रही है? हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है? इधर अली ज़ैदी साहब चूँकि उनके पास ये मिनिस्ट्री है, तो आपको लगता है कि कोई मौजूदा हुकूमत इसको सीरियस ले रही है? चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो इस पर फोकस करने का कहा है स्पेशली, कि आप सी साइड को फोकस करें, टूरिज़म को फोकस करें। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी तुरबत आए थे, वहाँ भी उन्होंने फ़िशरीज़ सेक्टर के लोगों से मुलाकात की थी। और मैं आपको बलूचिस्तान की बात बताऊं कि इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। इस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल ख़ान, उनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है फ़िशरीज़ को लेके। सही। और उन्होंने ये जो आप बोर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे बोर्ड्स का मयार इतना अच्छा नहीं है, तो वो जो वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने ग्रीन बोर्ड प्रोजेक्ट एक शुरू किया है, जिसमें आम माहीगीर को वो एक जदीद किस्म की बोट दे रहे हैं। ठीक है। और उसके वो फिशरीज़ जो बलूचिस्तान फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, उनको फ़ंड भी रिलीज़ हो गए हैं इस पर। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, हमारी जो बलूचिस्तान फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान की मरून मिन्नत है। अच्छा। जी हाँ, उनसे जब मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये हमारा जो इदारा है वो गवर्नमेंट और फिशरमैन्स के बिटवीन एक इदारा है, कोलैबोरेशन है। मैं गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं फिशरमैन की भी। और मेरा ताल्लुक जो है वो, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, ऑफिसर नहीं हूँ। सही। मैं इलेक्टेड चेयरमैन हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म, ये एक सिस्टम, अच्छी चीज़ है, आप ब्रिज कर रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट्स को। तो उसका अब ये रिजल्ट उसका ये आ रहा है कि हम फिशरमैन्स की जो है वो मेंबर साजी कर रहे हैं डोर टू डोर जाके बलूचिस्तान में। यानी कि आपको ये मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे, हमारे लोग बलूचिस्तान के साहिल के एक एक गोट में जाके उन्होंने मेंबर साजी। पिछले दिनों इसके वाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस कैंपेन का आगाज़ भी किया। कितना इसका फ़ायदा हुआ आपको, और कितना आप समझ रहे हैं कि जो पहले लोग रजिस्टर्ड नहीं थे वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आम जो माहीगीर है उसकी अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, देखें, हमने अभी स्टार्ट लिया है और स्टार्ट में ही इस वक्त जो हमारे पास फिगर आया है, तकरीबन 4000 के करीब हम लोगों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने पास। ठीक है। जी हाँ। और एक तो बोट रजिस्ट्रेशन होती है, हम जो इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन माहीगीर है, यानी कि जो नस्लन माहीगीर है, हम सिर्फ उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वहाँ जो बिजनेस कर रहा है उसको हम रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं। सही।
वहाँ जो जिसने इन्वेस्टमेंट की हम उसको उसको हम registered सिर्फ जो माहीगीर है मकामी उसको रजिस्ट्रेट कर रहे ठीक है, हैं। तो वो 4000 के करीब अभी हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है हमारा। सही। और यकीनन उसका बेनिफिट होगा माहीगीरों को, क्योंकि ये इदारा जो है उन्हीं का इदारा है। ठीक है, इस माहीगीरों पे का मज़ीद इदारा बात करेंगे कि माहीगीरों को क्या फ़ायदा होगा, उनकी हेल्थ के हवाले से क्या इंसेंटिव्स हैं और क्या उनको इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।